दरोगा टेस्ट का तीसरा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खबरों में सिंहचल मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी चर्चा में था सिंहचल मंदिर, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा है, जो पत्रकारों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको मुक्ति के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थोडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो देखिए थोडो जो जनजाति है जो उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्य में निवास करती है, लेकिन मुख्य रूप से यानी कि ज्यादातर किस राज्य में है, तो ज्यादातर मणिपुर राज्य में निवास करती है। तो थोडो जनजाति कहाँ की है, ये मणिपुर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, कह रहा है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में कौन सी पात्रता मानदंड नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए क्या क्या योग्यता है। तो चलिए नीचे देखिए, कह रहा है कि आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। तो जी हाँ बिल्कुल कहा गया था कि आयु है जो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया से कम। तो बिल्कुल कहा गया था कि परिवार की जो मासिक आय है जो 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए, तब ये योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरा है कि बिहार का निवासी हो। जी हाँ ये केवल बिहार के निवासियों के लिए ही ये योजना उन्हीं को लाभान्वित किया जाएगा। चौथा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है। ये 10वीं इस प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान उसमें नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। तो देखिए टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस ये एक जीवाणु जनित रोग है जिसको बिहार सरकार ने उन्मूलन के लिए 2025 का टारगेट रखा है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 2025 चल रहा है, तो क्या हमने ये टीबी के उन्मूलन का संकल्प है जो रखा है समाप्त हो पाया है कि नहीं, इसके मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। वहीं भारत सरकार है जो टीबी को समाप्त करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा हुआ है। बिहार सरकार 25, भारत सरकार 30, तो ठीक इस 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा एलिस्टोनिया एस्कोलारिस क्या है। देखिए एस्टोनिया एस्कोलारिस एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब हो गया हिंदुस्तान यानी कि भारत। तो ये किसके बीच हो जाएगा, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजन किया जाता है, ये सैन्य अभ्यास है। वहीं देखिए भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वहीं भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और रूस के बीच में इंद्र नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो 7 नंबर को हो जाएगा आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है वो देहरादून में अवस्थित है। कहाँ हो जाएगा, देहरादून, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्य से गुजरेंगे। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो राष्ट्रीय जो जल मार्ग है जो 1 है वो यूपी के प्रयागराज से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जो वाटरवे है उसको नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जाना जाता है। तो जब प्रयागराज से हल्दिया तक जाइएगा तो आपको 4 राज्य से गुजरना पड़ेगा। जैसे पहले तो आप यूपी से शुरू करेंगे, पहला राज्य हो गया, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा झारखंड और चौथा जब वेस्ट बंगाल जाइएगा हल्दिया पहुंचिएगा तो चौथा राज्य हो जाएगा। तो ठीक प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 4 बी नंबर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 कह रहा है कि पूसा यशस्वी पद संबंधित है। ये एक गेहूं की किस्म है जो हाल ही में बहुत चर्चा में थी। पूसा यशस्वी किसकी किस्म है, ये एक गेहूं की नई किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा की उपाधि है
जो किसको दिया था, तो ये भुवन दास को अकबर के द्वारा ये इस प्रकार का उपाधि दिया गया था। वहीं तानसेन को मियाँ का उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी संपर्क का काम करती है। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र है जो स्थल और सामुद्रिक यानी कि स्थल और समुद्र के बीच सहजीवी संपर्क स्थापित करता है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसके आंसर है ज्वारनदमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र है। ज्वारनदमुख जो आप जानते हैं ज्वार भाटा के द्वारा जो जिस प्रकार के परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाता है, उसे ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार का ठीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये क्या है, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्थल और समुद्र के बीच ये संतुलन सहजीवी संपर्क स्थापित करता है। कौन सा, ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र। 12 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित जो भी सहमति है मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर में अगर वो अपना सहमति नहीं देती है तो 14 दिन के बाद उसे इस प्रकार से मान लिया जाएगा कि जिस प्रकार से लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा था ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा ने पारित कर दिया, ये ऐसा मान लिया जाएगा। तो 14 दिन से पहले क्या करती है, वो सहमति दे देती है, क्योंकि राज्यसभा है जो धन विधेयक पर उसके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं होता है। वो एक संशोधन का सहमति दे सकती है, लोकसभा माने चाहे नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 13 नंबर का हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा। देखिए धन विधेयक की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान में 110 में इसकी चर्चा की गई है, जिस पर पूर्णतः अधिकार लोकसभा का होता है। राज्यसभा से सहमति के लिए भेजा जाता है लेकिन 14 दिन का ही उसके पास समय होता है। पारित कर दे तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा जिस रूप में भेजा रहता है मान लेता है कि उसी रूप में वो पारित हो गया है। देखिए 14 नंबर, ये हिंदी का क्वेश्चन है, जो सत्य बोले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सत्यवादी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये हिंदी का प्रश्न था। चलिए 15 नंबर देखिए, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। देखिए अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति यानी कि ट्रेजरी बिल के बारे में पूछ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल बोलते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल है जो मुख्य रूप से बट्टा पर जारी किया जाता है, यानी कि उस पर कुछ ब्याज नहीं दिया जाता है। मान लीजिए एक पेपर है, ये पेपर मान लीजिए एक है, इस पर क्या लिखा जाता है कि 50 रुपया इस पर लिखा जाता है। इस पर 50 रुपया लिखा है लेकिन ये 50 रुपया में ना बिक करके 45 रुपया में बिकेगा, तो क्या होगा, सरकार के पास पैसा चल जाएगा, आप खरीद लिए हैं। जब रिटर्न आप करने जाइएगा तो आपको 45 रुपया ना मिलकर के 50 रुपया मिलेगा, तो क्या हो गया कि आपको 5 रुपया का इस पर अब लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बट्टा पर जारी किया जाता है, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 1 साल के से कम के लिए जारी किया जाता है उसको अल्पकालीन कहते हैं, 1 साल के ज्यादा के लिए का जारी किया जाता है उसे दीर्घकालीन कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल है जो 90 दिन के लिए भी जारी किया जाता है, 180 दिन के लिए और 360 दिन के लिए जारी किया जाता है। तो सरकार को जब अल्पकालीन धन की आवश्यकता होती है तो ट्रेजरी बिल जारी करती है, और यह बट्टा पर जारी किया जाता है, न कि इस पर ब्याज दिया जाता है, किसी भी प्रकार का इस पर ब्याज नहीं होता। तो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति क्या हो जाएगी, ट्रेजरी बिल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर है, कह रहा है पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या होगी। तो पेयजल के लिए होगी 6.5 से 8.5 के लिए होना चाहिए पीएच मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, मसूरों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी है। देखिए घाव भरने में जब देरी होती है और मसूरों से जब रक्तस्राव खून निकलने लगता है, दांत का गिरना और अस्थियों यानी कि हड्डी का भंगुर होना, मजबूत नहीं होना, यह विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। विटामिन सी की कमी से इस प्रकार के रोग होती हैं जो घाव को जल्दी भरने ना देती हैं, दांत को गिरने की संभावना रहती है, अस्थियां है जो कमजोर यानी कि हड्डी कमजोर हो जाती है और मसूर से रक्तस्राव होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। देखिए बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था और ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। भारत में भी स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुआ था और इसके अध्यक्ष है जो CR दास के द्वारा किया गया था, और इसमें जो उपाध्यक्ष थे यानी कि सचिव थे जो मोतीलाल नेहरू थे। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे जो मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों के द्वारा प्रयासों से स्वराज दल की स्थापना है जो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। कहाँ, इलाहाबाद में किया गया था। वहीं बिहार में 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। देखिए कांग्रेस में जब मतभेद हो गया था 1922 में, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास अलग होकर के एक स्वराज दल की स्थापना किए थे, लेकिन बाद में ये दल है फिर से कांग्रेस में विलय हो गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है भारतीय कला में स्तूप, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है स्तूप, ये चैत्य और विहार, विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार है जो बौद्ध धर्म में ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। ये स्तूप जो होता है, जो बौद्ध धर्म के मान लीजिए जो बड़े जो जानकार व्यक्ति हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके शरीर के अवशेष को स्तूप बना करके रख दिया जाता है। चैत्य है जो बौद्ध धर्म के जो सबसे पवित्र स्थान होता है जिसको हम पूजा स्थल कह सकते हैं, उसे चैत्य कहा जाता है। ये विहार है जो बौद्ध भिक्षु को निवास करने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसे विहार कहते हैं। देखिए जब बौद्ध इसी के नाम पर बिहार, जो आजकल बिहार हमारा नाम है, हमारे राज्य का जो बिहार नाम है इसी के विहार के नाम पर ही पड़ा है। ये विहार है जो बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान को विहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? देखिए 1920 में खिलाफत कमेटी का गठन है जो बंबई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना है जो 1867 में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? बंबई में किया था। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। महावीर स्वामी ने अपने शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर स्वामी है जो अपने शिक्षा है जो पाली भाषा में दिए थे ताकि आम जन लोग यानी कि आम उस समय लोग थे उनसे कनेक्ट हो सके, इसके लिए इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने सभी शिक्षा देना प्रारंभ किए थे। देखिए कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? 23 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो सिंध पर कब्जा है जो 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। और मियानी के युद्ध या हैदराबाद के युद्ध कहा जाता है, उसके बाद नेपियर के नेतृत्व में 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया था। कौन सा युद्ध था? मियानी का युद्ध था और एक हैदराबाद का युद्ध था। दो युद्ध के बाद सिंध पर आक्रमण किया गया था नेपियर के नेतृत्व में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? देखिए प्रारंभ किए थे ये राजा राम मोहन राय, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो, सती प्रथा हो या बलि का जो प्रथा था या बहुत सारे शादी करने का जो बहुविवाह प्रथा था, इस प्रकार से बहुत सारी समाज में जो कुरीतियां चल रही थी तो लोग हवाला देते थे कि धार्मिक जो पुस्तक है उसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है। तब इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर बताया कि भाई ये सब जो कुरीतियां है समाज में इसको सुधारो। इस प्रकार से प्रारंभ कौन किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? देखिए लंगर व्यवस्था है जो सिख के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, सिख गुरु नानक देव के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इस लंगर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि सभी धर्म और सभी धर्म में जो सभी जात पात के लोग हैं एक साथ बैठकर खाएंगे, जिससे वजह से क्या होगी, जो दूरियां होती हैं समाज में वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसके लिए लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? नगरम क्या था? नगरम के बारे में पूछा जाता है। देखिए नगरम क्या था? तो एक व्यापारी के संगठन था जिसको नगरम कहा जाता है। ये 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर देखिए, कह रहा है 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला? देखिए रूसी क्रांति को जब 1917 में घटित हुई थी उसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। जब ये क्रांति जब घटित हुई थी तो उसके बाद मुख्य रूप से समाजवाद का जो निकलकर पूरे जो समाजवाद का विचार है वो निकल करके पूरे विश्व में फैला था, समाजवाद का विचार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तूने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी का ये प्रमुख भजन है, ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया था, काफी प्रसिद्ध भजन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है जो 16 अगस्त 1946 को ये प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जो भी नेता है उस पर दबाव बनाया जाए, धार्मिक रूप से पाकिस्तान को अलग किया जाए, मुस्लिम कंट्री के रूप में पाकिस्तान को अलग किया जाए, इसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ये मुख्य रूप से जिन्ना के नेतृत्व में मनाया गया था और इसमें काफी हद तक दोनों संप्रदाय को नुकसान हुआ था, क्योंकि जब हिंसा फैली थी तो उसमें दोनों संप्रदाय के लोग मरे थे। तो ये काफी दुखद घटना थी उस समय की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस,
और ये कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले हमारे रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। वहीं वल्लभ भाई पटेल थे जो पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे और गृह मंत्री भी थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था का क्या कहलाता था? देखिए भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय नहीं थी तो उससे पहले यानी कि इसके पूर्ववर्ती संस्था थी, उसके नाम पूछ रहा है। तो उससे पहले जो इसका नाम था जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। जब देश आजाद हो गई थी, जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। जो फेडरल कोर्ट की स्थापना है जो 1937 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? SC/ST एक्ट कब बनाया गया था? ये 1989 में इसका निर्माण किया गया था ताकि SC/ST समुदाय के जो लोग हैं उसकी सुरक्षा प्रदान की जा सके, जो उन पर अत्याचार होता है उन पर सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। देखिए जब SC/ST एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो नॉन अवेलेबल होता है, यानी कि इसको गैर अपराध, मतलब कि इसको गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है। अगर किसी भी SC हो या ST समुदाय के उसके जाति के नाम से आप अबोध करके संबोधित करते हैं या किसी प्रकार के उस पर अत्याचार करते हैं या गाली देते हैं तो SC/ST एक्ट लगता है, तो इसके लिए नॉन अवेलेबल वारंट होती है। तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया था 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वप्रथम डैश डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये बढ़ती है तो जलवायु को और मौसम को प्रभावित करता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? तो भूकंप के जो तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल पर मापते हैं। इस पर 0 से लेकर 12 तक का अंक दर्ज होता है। रिक्टर स्केल है जो प्रोफेसर रिक्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि संविधान का वह पहला कथन जिसमें कई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? देखिए इसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना प्रीएम्बल, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि संविधान में जो आप लिख रहे हैं पूरा किताब, वो पहला चैप्टर जो पहला पेज है उसमें आप वो जो लिखे हैं वो पूरे संविधान के दर्शन उसमें होती हैं। पूरे संविधान का आत्मा होता है। जो अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना को पढ़ ले तो संविधान के मुख्य मुख्य बात को समझ सकता है कि आपके संविधान का क्या प्रावधान है। तो ये इसी को प्रस्तावना कहते हैं। देखिए प्रस्तावना है जो उद्देशिका नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा ये प्रस्तुत और स्वीकृत ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना है जो मुख्य रूप से हम लोग अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं और इसकी भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो प्रस्तावना है जो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था और उसमें अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना है जो मुख्य रूप से संविधान के जो क्या है उसमें क्या निहित है, क्या दर्शन है उसके बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर कह रहा है भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देखिए तीनों जो सेना होती है उसके सुप्रीम कमांडर जो सबसे सर्वोच्च होते हैं जो कमांडर वो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? देखिए जब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश देती है तो उसी को रिट कहा जाता है। आप पढ़े होइएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है, जिसके वजह से सरकार के द्वारा भी जारी किया जा सकता है और कुछ माध्यम से निजी व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। इसी को हम लोग रिट कहते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो स्थापना है 1993 के द्वारा ये एक अधिनियम ला करके इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? जो गति का दूसरे नियम है उसके बीच में पूछ रहा है संबंध, तो ये किसके बीच में? ये स्थान और समय के बीच में ये जो संबंध है वो स्थापित किया जाता है गति के दूसरे नियम के अनुसार। किसके बीच में? स्थान और समय के।
वहीं आप पहला देख रहे हैं वेग, क्या बोलते हैं, वेग और समय के बीच में, तो ये गतिकी के पहले नियम का ये प्रावधान किया गया है। वहीं स्थान और वेग है, ये गति का दूसरा नियम के बारे में बताया गया, किसके, स्थान और वेग। देखिए सॉरी, ये गति के तीसरा नियम हो जाएगा। स्थान और वेग के बारे में जो बताता है गति का ये तीसरा नियम है। दूसरा जो नियम है वो स्थान और समय को दर्शाता है। पहला नियम है जो वेग और समय को दर्शाता है, वहीं तीसरा नियम है जो स्थान और वेग को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। जो निकट दृष्टि दोष है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। देखिए आप याद रखिएगा, इसका ट्रिक है निकट, 3 वो अक्षर है तो याद करिएगा कि 4 गो वाला लेंस होगा, तो 1 2 3 4 यानी कि अवतल लेंस होगा। इस प्रकार से इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं। देखिए जिस प्रकार का दोष होता है उससे उल्टा यानी कि विपरीत हमें देखने में समस्या होती है। जैसे निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट वाला समस्या है तो हमको दूर को देखने में समस्या होगी, निकट का ठीक होगा। इसके लिए कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। तो जौन से यानी कि दूर दृष्टि होगा तो इसका मतलब दूर का ठीक दिखेगा, निकट का कमजोर दिखेगा। निकट का दृष्टि दोष है तो निकट का ठीक दिखेगा और दूर का समस्या होगी, तो उल्टा होता है हर समय, याद रखिएगा इसको। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी हम बताए हैं 1993 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में ये अवस्थित है। कौन सा केंद्रीय कपास शोध संस्थान। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है। देखिए 1999 में सरकार के द्वारा गठित एक तापस मजूमदार समिति था, वो शिक्षा से संबंधित के लिए इसका स्थापना किया गया था 1999 में। 44 नंबर क्वेश्चन, 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे। देखिए 2020 में तो ये पारित किया गया था, लेकिन किसान के विरोध के बाद इसे फिर वापस ले लिया गया था तीनों कृषि कानून को। यह मुख्य रूप से कृषि विपणन के लिए था, यानी कृषि इसको मार्केटिंग यानी बेचने के लिए किस प्रकार से कानून होंगे उसके लिए प्रावधान किया गया था। इसको कृषि विपणन कानून भी कहा जाता है। तो कृषि मार्केटिंग, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, बेचने वाली प्रावधान। ये तीनों कृषि कानून से जो उस समय कृषि विपणन से संबंधित थी, जो बाद में भारत सरकार ने इसको वापस ले लिया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम आधार निम्न में से क्या है। यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम का आधार निम्न में से क्या है। ये क्या है, तापमान माप, इसके आधार है तापमान माप। 46 नंबर, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है। देखिए भार का ऐसा ही मात्रक क्या है, भार का ऐसे मात्रक न्यूटन है। देखिए किलोग्राम है जो द्रव्यमान का मात्रक है, सेकेंड है जो समय का मात्रक है, जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक है। इस प्रकार से भार का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। 47, देखिए सीने बार किस एक का अयस्क है, तो सीने बार इसका पारा का अयस्क है, आप इसको याद रखिए। सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। आधुनिक 48 नंबर देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है जो एंटोनियो लोवेरियस का कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जड़ से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है। नहीं पूछ रहा है कि जड़ से खाद्य पदार्थ का संचरण पेड़ में कौन सा करता है। तो देखिए खाद्य पदार्थ का कौन सा करेगा, फ्लोएम करेगा। वहीं जाइलम देख रहे हैं, ये जल का करता है। कौन सा करता है, जल का करता है। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फूड, फ से फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थ का संग्रहण यानी कि परिसंचरण कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। जाइलम है जो जल का परिसंचरण करेगा पौधे के बीच में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो ये इस सब की पाचन है जो पूर्णतः कहाँ होती है, छोटी आंत में इसका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ, छोटी आंत में होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सीरीज टेस्ट तीसरा था वो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।